हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय नंबर पहले, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उसका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और 2 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न देख चुके हैं। आज का लेक्चर 3 नंबर वाले प्रश्न होने वाले हैं। और आज का ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, गारंटी के साथ है कि यहीं से आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न। तो आइए देखिए प्रश्न पहला क्या कहते हैं। प्रश्न पहला है मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण लिखिए। तो मृदा अपरदन क्या है, तो उत्तर देखिए मृदा अपरदन मृदा के ऊपरी भाग, आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन, जल, हिम या मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वहां से हटा के दूसरी जगह। तो मृदा अपरदन के कारण भी देख लेते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या है। पहला, शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में पवन मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। खुली ढीली मिट्टियों को पवन आसानी से उड़ा ले जाती है और दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। ये चीज़ें हैं शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में। दूसरा, वर्षा की अनियंत्रित कटाई और अति चराई से वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिससे मृदा की सुरक्षा नहीं हो पाती है। जो वृक्षों की काटने पे और चीज़ें जो चारागाह होगा वो उसकी वजह से वृक्षों जो कट जाते हैं, मृदा अपरदन हो जाता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पे पेड़ जो नहीं रहते हैं, ये क्रिसमस ट्री जो कहा जाता है, अगर वो काट दिए जाते हैं तो वहाँ की मिट्टियाँ जो बारिश होती है तो हिमस्खलन होता है। जैसे हिमस्खलन नहीं करते तो वहाँ मिट्टी कट कट के नीचे नहीं, तो अगर पेड़ रहते तो वहाँ मिट्टी कट कट के नीचे नहीं आती, वो बचा देते हैं। तो ये पेड़ों का भी बहुत ही, वृक्षों का भी बहुत ही महत्व होता है। तीसरा देखिए पॉइंट, बहता जल मृदा को काटता है और गहरी नालियाँ बनाता है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। तो वहाँ पानी जहाँ बहेगा वहाँ कटा होता है, मिट्टी कटती रहती कटते कटते वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा। चौथा देखिए नवीनीकरण होगा, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। नवीनीकरण बाढ़ की बरामदता को बढ़ावा देता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दूसरा देखिए, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। संसाधन संरक्षण, तो उत्तर देखिए संसाधन संरक्षण पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन जो होता है उसका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहला देखिए, संसाधनों के विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर हम संसाधनों को लगातार यूज करें, इस्तेमाल करते रहें तो एक समय आएगा जल्दी कि वो सब संसाधन खत्म हो जाएंगे और आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसके लिए वो खत्म हो चुके होंगे, वो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, पृथ्वी में संसाधन सीमित हैं, परंतु तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं तकनीकी विकास के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे भारत की जनसंख्या है उसके तहत, और क्षेत्रफल तो कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इस कारण यहाँ लोगों को संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है और बहुत तेज़ी से इस संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र में जो हमारे ये भारत का क्षेत्रफल है उसमें संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक समय तक जल्दी ही। तो इसलिए हम लोग को विवेकपूर्ण मतलब कि अपने आवश्यकता ही जितना उपयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई जगह देखेंगे आवश्यकता से ज़्यादा लोग उपयोग कर लेते हैं और उसका विनाश कहलाता है। वो आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करना विनाश कहलाता है। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रति भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि कोई 2 अंतर कीजिए। तो अंतर लिखिए, प्रति भूमि क्या है और बंजर भूमि क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो उत्तर देखिए, प्रति भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि में लिखित अंतर है। तो प्रति भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि। तो आइए प्रति भूमि के पहले पॉइंट देख लेते हैं, फिर कृषि योग्य बंजर भूमि के पॉइंट देख लेंगे। तो प्रति भूमि का पहला पॉइंट है, भारत में प्रति भूमि का प्रतिशत
जो 7.03 है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिभूमि वह सीमांत भूमि है जो 2 से 3 वर्ष में एक बार बोई जाती है। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तो तीसरा पॉइंट है इसको कुछ समय के लिए खाली इसलिए छोड़ा जाता है जिससे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसकी उपजाऊ शक्ति होती है जो वो फिर से वापस आ जाए और काम उस पर काम किया जाए या फसल बोई जाए, तो प्रतिभूमि उसे कहते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है, तो पहला देखिए भारत में इस भूमि का प्रतिशत जो है वो 4.41 है, जो बहुत समय से इतना ही है। दूसरा देखिए कृषि योग्य भूमि का वह भाग जो कृषि कारणवश, मतलब किसी कारणवश किसी के काम में नहीं लाया जाता है, कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाता है। तो किसी कारणवश नहीं लाया जा रहा है, इसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कृषि योग्य बंजर भूमि को खाद तथा सिंचाई आदि का प्रबंध कर कृषि के काम में लाया जा सकता है, जो उसको यूरिया खाद डाई पोटास डाल हेन टेन के जो आर्टिफिशियल होती हैं वो सब डाल के आप उसको उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन अगर यही है ना, अब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीज़ों का, जो जेनेटिक चीज़ें उसका जो प्राकृतिक रूप से उसका कम उपयोग कर रहे हैं, तो वो बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस लिए। तो खेतों में जहाँ कम उपजाऊ, पहले तो ये ऐसा नहीं होता है, जब से ये आर्टिफिशियल चीज़ें आई यूरिया खाद पोटास ये सब खेतों में छिड़कने से वजह से पैदावार तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो चीज़ें चाहिए जेनेटिक नेचुरली वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो प्रश्न चौथा देखिए, बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। तो बांगर और खादर क्या चीज़ है, ये देखिए उत्तर, बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है वो देखिए, बांगर क्या है खादर क्या है। तो बांगर ये है खादर ये है, ऐसा नहीं है। चलिए आइए पॉइंट देख लेते हैं, बांगर के पॉइंट पहले देखेंगे फिर खादर, बांगर क्या होते हैं फिर खादर क्या होते हैं। तो बांगर पहले देखिए, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। जो बांगर मृदा होती है वो बहुत कम उपजाऊ होती है, इसमें कहीं कहीं अम्लता पाई जाती है जिसमें कृषि नहीं की जाती है, जो अम्लता होती है वहाँ कृषि नहीं की जाती है। आइए दूसरा पॉइंट देखिए, तो वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कह देते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है खादर कहा जाता है। या पहले कक्षाओं में आप मतलब क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। तीसरा, ये मैदान का वह ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की जो बाढ़ का जल अब नहीं पहुँच पाता। तो नदियों जलोढ़ मृदा एक चीज़ है, जलोढ़ मृदा अवसादों और नदियों द्वारा बहा के लाए गए अवसादों से ही बनती है, और जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुँच पाता। तो चौथा देखिए, इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो जो बांगर होती है उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। 1 मिनट, ये ज़्यादा नीचे चले गए, 1 मिनट स्किप हो गया, कहाँ थे, हाँ। अब बांगर तो देख लिए, अब खादर देख लेते हैं। खादर क्या, पहला देखिए इसमें पॉइंट क्या, तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कुछ पचा नहीं ना, आगे देखिए पचेगा। नवीन तक्षण द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहा जाता है। ठीक है, नई मिट्टी जो होती है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको ही खादर कहा जाता है। तीसरा, यहाँ जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है। तो पता है, जब जहाँ जल नहीं पहुँचता है, जैसे कि जल से ही जलोढ़ मृदा लाई जाती है क्योंकि उसमें अवसाद मिले होते हैं। तो जहाँ पानी रहता है, जहाँ पानी आता है वहाँ जलोढ़ मृदा आती रहती है, तो वहाँ नई खादर बनते रहता है, मतलब खादर मृदा बनती रहती है। और जलोढ़ मृदा वो होती है जो ऊपर ऊपर बनते बनते ऊपर चली गई, पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए उस खराब होती है। तो ये चीज़ें। चौथा देखिए, यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। तो जहाँ जलोढ़ मृदा होती है वहाँ भूभाग उपजाऊ होते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और फास्फोरस सब की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न 5वां देखिए, लेटेराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। तो दो मृदा है, लेटेराइट मृदा और काली मृदा, तो इन दोनों में अंतर बताना है। आइए अंतर बताते हैं पॉइंट करके। पहले लेटेराइट मृदा के देखते हैं। लेटेराइट मृदा मिट्टी जो बोलिए, पहला, इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पित हो जाती है। दूसरा, इस मृदा में चूना फास्फेट तथा नत्रजन की कमी होती है। सोडा और पोटास का अभाव भी पाया जाता है।
ये नट्रोजन नहीं, ये नाइट्रोजन होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तीसरा, ये मृदा पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। मेघालय में भी लेटेराइट मृदा मिलती है। ये 3 पॉइंट देख लिए। अब आइए चौथा देखिए, चौथा, पांचवा और छठवां 3 और पॉइंट है। तो चौथा, उष्णकटिबंधीय, सॉरी बैकग्राउंड पे नॉइस आया होगा हॉर्न का, वो भी ट्रक का, थोड़ा ये सड़क के बगल में है, मतलब हाईवे है। उष्णकटिबंधीय चौथा देखिए, वो छोड़िए, इधर देखिए। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया से बनी मृदा को लेटेराइट मृदा कहते हैं। पांचवा देखिए, ये मृदा बहुत ही कम उपजाऊ है। छठवां देखिए, ये मृदा मोटे कणों से युक्त होती है। इसके कण बदरपुर के समान पृथक और मोटे मोटे होते हैं। आइए अब काली मृदा को देखते हैं। लेटेराइट मृदा को देख चुके हैं, अब काली मृदा को देखते हैं। काली मृदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो काली क्यों होती है, पहला ये देखिए, पहले बाद में देखेंगे वो सब चीज़ें, पॉइंट समझते हैं, उसी में बात हो जाएगी। पहला देखिए, इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है, और नमी क्यों धारण करती है आगे देखिए। दूसरा, इस मृदा में पोषक तत्व, इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोहांश और तथा मैग्नीशियम की अधिकता मात्रा पाई जाती है। क्योंकि जो काली बताई देते हैं, जो काली मिट्टी होती है, जो काली मृदा होती है, वो ज्वालामुखी वॉल्केनो से बनी होती है। वो फटने के, ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसके बाद जो उसके क्या कहते हैं, उसके जो आवाज, अरे यार याद नहीं आ रहा है, जो उसमें से नहीं निकलता है आग जैसा टाइप सा, तो वो जब ठंडा होता है ना, ठंडा होने के बाद वो काले काले हो जाते हैं। और वो मिट्टी जब धरती के अंदर से वो आती है ना, धरती के अंदर से ही वो उसको बाहर निकालता है, तो वो जो धरती के अंदर से मिट्टी आती है, उस वही काली मिट्टी होती है। ठंडे होने के बाद उसमें दरार पड़ जाती है, और वो पानी अगर वहाँ उस पर पानी डालोगे ना, तो वो ज़्यादा देर तक नमी सोखी रहेगी, वो चिपचिपी टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तीसरा देखिए, दक्कन ट्रैम प्रदेश की यहाँ प्रमुख मृदा है। दक्कन ट्रैम की यह प्रमुख मृदा होती है। चौथा, पांचवा, छठवां 3 और बचा है। चौथा देखिए, इस मृदा का रंग काला होता है, अतः इसे काली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण लावा के प्रवाह में हुआ, हाँ लावा कहते हैं, लावा वॉल्केनो को। पांचवा, यह मृदा अधिक उपजाऊ है और कपास की उपज के लिए अति उत्तम है। इसे कपास मृदा भी कहते हैं, अतः इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं। देखिए छठवां, यह मृदा नमी में चिपचिपी तथा सूखने पे दरार वाली हो जाती है। देखिए जब उसमें पानी डालेंगे चिपचिपी, और जब सूख जाएगी तो दरार टाइप हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। अब आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए। काली मिट्टी की विशेषता और देख लेते हैं। उत्तर, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के शीतल होने के तथा उसके अपक्ष से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो काली मृदा होती है उसका निर्माण लावा के ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने के बाद होती है। तो काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है, मैं मिट्टी बोल रहा हूँ, मृदा होगा, ठीक है। उसकी विशेषता क्या होती है, तो पहला देखिए, इसमें नमी काफ़ी समय तक बनाए रखने की क्षमता होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है इसमें। दूसरा, यह मृदा कपास के लिए उत्तम, अतः इसे कपास मृदा भी कहते हैं। तीसरा, इसका स्थानीय नाम रेगुर मृदा है। हाँ, इसे स्थानीय, अगर जहाँ पे इसका स्थान होता है, मतलब जहाँ पे लोग इसे देखते हैं, वहाँ इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। चौथा देखिए, काली मृदा बहुत ही महीन कणों वाली चीका मृदा है, ठीक है। वो थोड़ा जमने के बाद ना, वो उचारेंगे उसे ना, तो वो थोड़े थोड़े हाथ, जैसे आपके पांचों हाथ नहीं है, मतलब पांचों उंगलियां नहीं, उससे उतने बड़े चित्ते चित्ते टाइप निकलेगी। तो पांचवा देखिए, इसमें पानी पकड़ने पर यह, मतलब पानी पड़ने पर यह लिबलिबी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, यही चीज़ है। छठवां, इसमें लोहांश अधिक होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी खूब पाई जाती है। अब जानते हैं कि अब धरती के अंदर से ये निकलता है ज्वालामुखी के लावा के रूप में, तो उसमें मैग्नीशियम और लौह की प्रचुरता तो रहेगी ही, अधिक मात्रा रहेगी। प्रश्न 7वां देखिए, मरुस्थल मृदा के कम उपजाऊ होने के 2 कारण बताइए। अब मरुस्थलीय मृदा के कम उपजाऊ होने के क्या कारण है, तो उत्तर देखिए, पहला, मरुस्थलीय मृदा के कम उपजाऊ होने के प्रमुख कारण इसके शुष्कता का अधिक होना है। बिना नमी के मृदा उपजाऊ नहीं हो सकती। हाँ, जब तक वो मृदा में नमी नहीं रहेगी तो वहाँ उपजाऊ नहीं होगी, वो
अगर कुछ भी उसमें हम लोग फसल बोएंगे तो वो जल के राख हो जाएगी, ठीक है। नमी उसे चाहिए ही चाहिए। दूसरा, मवेशी मृदा वास्तव में कम उपजाऊ नहीं होती, उसका विशेष रूप ही उसके कम उपजाऊपन के लिए जिम्मेदार है। तो क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि उसमें जो होती है नमी नहीं होती है, इसलिए। मवेशी मृदा बलुई होती है, इसका निर्माण पवन के सहयोग से होता है। बलुआ कण पवन वेग के साथ स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। फलतः मृदा में उपजाऊपन कम मिलता है, ये चीज़ें। अब आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, प्राकृतिक संसाधनों को कोई 3 विशेषता बताएं। प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषता बतानी है। उत्तर, ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जैसे प्रकृति में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, परोक्ष रूप से हम जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रकृति से, वो चीज़ें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वाह, बहुत तेज बोल दिया मैंने तो। जिसमें वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या विशेषता है? पहला देखिए, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय तथा उसका उपयोग तकनीक, ज्ञान एवं मानव श्रम जो होता है के माध्यम से ही संभव है। तकनीक और विज्ञान से ही और मानव अपने श्रम जो उसकी क्षमता है उससे ही कर सकता है। और तीसरा क्या है? प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क है, अर्थात मानव इसके लिए प्रकृति को कुछ नहीं देता, लेकिन प्रकृति मानव को देती है और मानव ही प्रकृति को क्षति पहुंचा रहा है। और जब मानव क्षति पहुंचाएगा प्रकृति को, प्रकृति और जब हमें दे सकती है तो हमें बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं सेव आवर नेचर। हमारे प्रकृति हमारे नहीं, अपने सबकी प्रकृति है। ये अपने हम ही लोग को देखना है प्रकृति कैसे सही की जा सकती है। अब कोरोना टाइम में ओजोन जो लेयर थी वो पूरी तरीके से कवर कर चुकी थी हमारी प्रकृति को, जो अच्छा था हमारे लिए। अब धीरे धीरे फिर वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है और जिसकी वजह से वो जो ओजोन लेयर उसमें छेद हो रहा है। तो पराबैंगनी किरणें जो है ये बहुत चीज़ें लॉजिकली है, अगर आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो तो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। प्रश्न 9वां देखिए, जलोढ़ मृदा की विशेषता बताइए। क्या क्या विशेषता है जलोढ़ मृदा की? तो उत्तर, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, चूना अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। दूसरा, पुराने जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को खादर। और ऊपर अभी बांगर और खादर के बारे में हम लोग देखें, और यहाँ देखिए जलोढ़ मृदा की विशेषता में ये बांगर और खादर का नाम आ चुका है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह सबसे अधिक उपजाऊ और अति विस्तार वाली है, ठीक है। ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है और सबसे अधिक विस्तार वाली होती है। विस्तार इनका लंबा क्षेत्र होता है। चौथा देखिए, यह मृदा देश के उत्तरी मैदान तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। तो 5वां देखिए, इस मृदा में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश काफ़ी मात्रा में मिलता है। देखिए कहे ना कि इसमें पेड़ पौधों के जो गड़े सड़े अंश होते हैं वो होता है, और जो नदियों जा रहा है ये बहा के लाए जाते हैं। नदियों में जो मृत लोगों के जो अवशेष बचे होते हैं, जो उन्हें जलाने के बाद नदियों में फेंक दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें यही जलोढ़ मिट्टी में होती है। इसलिए ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। अगर खाद इसमें नेचुरली खाद पड़ती है, इसलिए है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये तो इम्पॉर्टेंट भी है, समझ लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन तो उतना नहीं बनेगा, लेकिन इसमें पूछ लेता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन कौन से देश थे, कितने देश थे, ये सब चीज़ें इसमें क्वेश्चन में बहुत पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, प्रश्न नंबर 10वां क्या है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1992 में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पृथ्वी सम्मेलन क्या था? उत्तर है, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 19 जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन भाग लिया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में। और कितने देश उसमें शामिल हुए थे? 100 से अधिक देश। इसका आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो पर्यावरण संरक्षण का था। इसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। सभी लोगों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई व 21वीं सदी से सतत
पोषणी विकास के लिए एजेंडा 2021 को स्वीकृति प्रदान 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो जो सतत पोषण विकास है ना, उसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण की जो चीज़ें हैं उसका उपयोग हो, लेकिन सीमित मात्रा में, कि आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी वो जो संसाधन है वो मिल सके। तो ये था, यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोजगार से निपटना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो लोगों को, हर देश को अपना एजेंडा 21 तैयार करना था। वो बताती ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ उतना हार्ड नहीं है रूल्स हैं लेकिन नहीं है, समझ लिए, है भी नहीं भी। अब प्रश्न 11वां देखिए, जैविक और अजैविक संसाधनों के बीच अंतर बताइए। तो जैविक और अजैविक संसाधनों के बीच अंतर बताना है, और इसमें भी जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, दो रेखा, मतलब आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट करके। तो मैं इस तरह लाइनिंग बीच में लाइनिंग करके भी इस तरह भी लिख सकते हैं आप, लाइनिंग करके, और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैविक संसाधन, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ ऐसे करके पॉइंट करके ऐसे खींच दिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट डाल के यहाँ से लिखिए, फिर यहाँ सेकंड पॉइंट डाल के ऐसे ऐसे लिख दिए, फिर थर्ड पॉइंट डाल के ऐसे, फिर नेक्स्ट है अजैविक संसाधन यहाँ डाल के, फिर अंडरलाइन करके, फिर यहाँ पॉइंट करके ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिखा हूँ, मतलब है इसी में दिया हुआ है, पीपीटी टाइप है, इसी में है। तो जैविक संसाधन का पहला क्या है, ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होती है। दूसरा, जैविक संसाधनों में जीवित वस्तुएं होती हैं। हाँ, ये भी देखिए नाम से भी, जैविक और अजैविक। अजैविक में वो होती हैं जो जीवित नहीं होती, और जैविक में वो चीज़ें होती हैं जो जीवित होती हैं। तीसरा, ये अनुकूल पर्यावरण में पुनः उत्पन्न होती है। और चौथा, ये नवीकरणीय संसाधन है। पांचवा उदाहरण, फसल, पशु, पक्षी आदि इसमें आते हैं जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या है, इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं होता है, तो मतलब ये पर्यावरण से नहीं उतना ताल्लुक रखती हैं। दूसरा, इसमें अजैविक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। तीसरा, इसमें पुनः उत्पन्न होने की क्षमता नहीं होती, मतलब ये पुनः नहीं बन सकते, जबकि जैविक ये पुनः बन सकते हैं। चौथा, ये नवीकरणीय संसाधन है। पांचवा, इसका उपयोग करने के बाद, उदाहरण कोयला, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो उनका उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया सकता है। प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क आदि। तो ये चीज़ें जैविक और अजैविक थे। ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। प्रश्न नंबर 12वां, पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा में अंतर बताइए। तो पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा देखिए, पर्वतीय मृदा एक और मरुस्थलीय मृदा। पहले पर्वतीय मृदा के बारे में जान लेते हैं, फिर मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है पर्वतीय मृदा का, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना कम पाया जाता है। दूसरा है, गेहूँ, मक्का, चावल उगाए जा सकते हैं। तीसरा, इसका निर्माण हिम, वर्षा, ताप तथा वनस्पति के कारण भौतिक अपक्ष के कारण हुआ है। चौथा देखिए, तेज ढाल के कारण ये कम उपजाऊ है। और मरुस्थलीय मृदा क्या है, पहला, इसमें जैविक तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, ज्वार बाजरा उगाया जा सकता है इसमें। तीसरा, ये सेल के टूटने से निर्मित होती हैं, इसका रंग लाल और भूरा होता है। चौथा, ये मृदा ढीली तथा बनावट में छिद्रदार होती है, इसलिए इन्हें अनुउपजाऊ होती है। तो इसलिए अनुउपजाऊ होती है। अनुउपजाऊ, उपजाऊ, अनउपजाऊ दोनों होते हैं। अब प्रश्न नंबर 13वां देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होना है, बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा धैर्य बांध के रखिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। पहला, क्या कारण है, सनस्तर सेल। मृदा का निर्माण प्रमुख रूप से सनस्तर शैली पर पड़ने वाले मौसमी प्रभाव तथा उसके अपर्दन के कारण विघटित होने से होता है। मृदा के अकार्बनिक खनिज तत्वों की प्राप्ति सशस्त्र सेलों से होती है। ये चीज़ें हैं। अब आइए दूसरा देखिए, समय। परिपक्व मृदा के निर्माण होने में लंबा समय लगता है। इसका निर्माण तभी होता है जब मृदा निर्माण की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लंबी अवधि के लिए चलती रहती है। तीसरा क्या, प्राकृतिक शक्तियाँ। मृदा निर्माण के लिए जवाबदेही प्राकृतिक शक्तियों में शामिल है। तापमान परिवर्तन, बहते हुए पानी की क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन आदि प्राकृतिक शक्तियाँ आदि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट, जो मृदा आप
बनाती हैं। मृदा कोई इंसान नहीं बना सकता, ये सब नेचुरल प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार हैं जो इंसान को प्रकृति ने दिया है। और प्रकृति के दिए हुए इस सबसे बड़े संसाधन को हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। अब लोग ना, एक समय ऐसा आएगा लोग खाने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि लोग जहाँ पे फसल उगाते थे अब वहाँ पे घर बना रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, लोग नहीं समझते हैं कि भारत की साक्षरता दर इतनी कम है, आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, जिसमें बिहार की साक्षरता दर सबसे नीचे है, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा ठीक ठाक है। तो और सबसे अच्छा साक्षरता दर केरल का है, सबसे अच्छा साक्षरता दर। वहाँ के सभी लोग, लगभग सब लोग 1%, सिर्फ 5%, मैं कहूँगा 5% लोग सिर्फ नहीं, समझ लिए, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होंगे उतने, लेकिन 95% लोग वहाँ के साक्षर दर, मतलब वहाँ के लोग पढ़े हुए हैं। ऐसी चीज़ें हैं। अगर जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो सब चीज़ें जानेगा, पर्यावरण से संबंधित रहेगा। लेकिन पहले के लोग तब भी उतना नहीं जानते थे, तभी पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते थे। लेकिन अब क्या होता है, क्षति पहुंचाई जाती है। चौथा देखिए, जलवायु क्या है। जलवायु चट्टानों अथवा जनक शैल के अपक्ष की दर प्रभाविकता एक प्रकार को निर्धारित करती है। पांचवा देखिए, वनस्पति एवं जीव के अन्य रूप। मृदा का निर्माण वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से भी संबंधित है। वे नई मृदा को परिपक्व मृदा में परिवर्तित कर देते हैं। सहशील पादप पदार्थ द्वारा हार्मोन्स निर्माण के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको इतना सीरियस मत लीजिएगा। अब आते हैं जो आपके एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी बुक में दी होगी क्वेश्चन आंसर, वो सब चीज़ें देख लेते हैं। तो प्रश्न 14 देखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में देखना है। तो पहला क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो उत्तर देखिए, काली मृदा भारत 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कपास उगाया जाता है। दूसरा देखिए, पूर्वी तट के किन्हीं डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर देखिए, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर जरूर मृदा पाई जाती है। कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा गोदावरी इन नदी डेल्टाओं में प्रमुख है। और जलोढ़ मृदा की विशेषता बतानी है, तो ये देखिए, इसमें ये मृदा की विशेषता, चलिए ठीक है, जलोढ़ मृदा की विशेषता दे। पहला, ये सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली मृदा है। यह मृदा देश की उत्तरी मैदानों तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा देखिए, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश काफ़ी मात्रा में मिलता है। चूना अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। तीसरा देखिए, पुराने जलोढ़ मृदा में बने क्षेत्र को बांगर तथा नवी जलोढ़ मृदा में बने क्षेत्र को खादर कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो एनसीईआरटी में है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो उत्तर है, अनेक मानवीय प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए वो देख लीजिए। पहला, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को सुनिश्चित ढंग से खेती के लिए काम में लाया जा सकता है। मतलब वहाँ सीढ़ीदार खेत बना के और पेड़ पौधे लगा के वहाँ खेती की जा सकती है। मृदा रोधक बांध अम्ललिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पौधों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। तीसरा, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। चौथा है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अम्ललिकाएं अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तो आइए अब जैव और अजैव संसाधन क्या है ये समझ लें। ये भी एनसीईआरटी में ही है।
क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए जैव और जैव संसाधन के। तो उत्तर है ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें जीवन व्यापक होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशु धर, मत्स्य जीव, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि। ऐसे समस्त संसाधनों जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होती हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातु या चट्टानें। जैव में जो जीवन व्यापक चीजों से प्राप्त होती है, अजैव संसाधन वो जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती है। जैसे जैव संसाधन के जो उदाहरण है पशुधन, मत्स्य जीव, प्राणी जगत, और अजैव संसाधन जो उदाहरण है धातु, चट्टानें, लकड़ी, ये सब चीजें। इसके बाद है प्रश्न 15वां क्या है वो भी देखिए। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। तो उत्तर है जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, लवण, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि, ये सब चीजें अधात्विक खनिज हैं। आई होप आप लोगों को सांस ले लीजिए क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका है, मतलब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वीडियो भी समझ लीजिए अब खत्म ही है। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी 6 अंक वाले प्रश्न करवाएंगे, वरना तो कमेंट पे बहुत ही लेंदी है, इसमें करीब 1 घंटे का तो पूरा वीडियो बनने वाला है। चलिए मिलते हैं कमेंट पे, आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया जाएगा, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।